गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 11th के लिए लेक्चर, सॉरी क्लास 12th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 12th में इससे पहले वाले दिनों में क्लास 12th में क्या बता रहे थे? कैपेसिटर्स हम पढ़ा रहे थे। कैपेसिटर्स क्या होते हैं? तो कैपेसिटर्स आर चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस और एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस। ठीक है। अब कैपेसिटेंस में एक वर्ड इंट्रोड्यूस कराया था, कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर की या किसी भी कंडक्टर की जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होती है उसी को उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर्स थे वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस थे, वो एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने उसका बेस्ट एग्जांपल देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना आया था? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, ये कैपेसिटेंस का वैल्यू आया था। और जो वो एनर्जी स्टोर करके रखता है उसका वैल्यू कितना आता है? उसका वैल्यू हमने ढूंढ के लाया था हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी या हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है। तो ये पोटेंशियल, सॉरी, ये हमने कैपेसिटेंस और एनर्जी का वैल्यू हमने डिराइव कर दिया था। ठीक है। जो डेरिवेशंस है वो कॉलेज के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर कैपेसिटेंसेस सर्किट में कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंसेस सर्किट में कैसा बिहेव करेंगे, पोटेंशियल लगने से वो कैसा बिहेव करते हैं, वो स्टडी करना स्टार्ट किया था हमने। तो हमने ये देखा था कि जैसे ही हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते थे तो प्लेट्स के एक प्लेट से चार्जेस टूट के प्लेट के जैसे ये हमारे पास प्लेट्स था, इसको मैं आपको बताऊं, अगर मान लो ये हमारे पास कैपेसिटर का प्लेट्स था, जैसे ही हमने इसको क्या किया था, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। तो बैटरी से कनेक्ट करने से क्या होता था, किसी एक प्लेट से चार्जेस टूट के बाहर जाने स्टार्ट करते थे और दूसरे वाले प्लेट पे जाके वो जमा होते जाते थे। क्या? तो समय के साथ इसमें प्लस क्यू का चार्ज आ गया था और इसमें माइनस क्यू का चार्ज इस तरह से आ चुका था। अब चार्जेस का डिपोजिशन, ये जो मेरे पास प्लेट्स है, यहाँ पे कैपेसिटर के प्लेट्स है, इसमें चार्जेस का डिपोजिशन तब तक होता है, या चार्जेस यहाँ से एक प्लेट से टूट के चार्जेस तब तक दूसरे प्लेट पे मूव करते हैं जब तक जितना पोटेंशियल ये बैटरी का नहीं है, जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस बैटरी के क्रॉस नहीं है, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इस कैपेसिटर के अक्रॉस ना आ जाए, तब तक क्या होता है, चार्जेस का ट्रांसफर होता रहता है। अच्छा, अब इस स्टेज में जब क्या हो चुका है, जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह चार्ज हो चुका है, इसे हम क्या बोलते थे, स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट की पहचान क्या है? स्टेडी स्टेट में आप या तो बोलो कि जो प्लेट्स हैं वो पूरी तरह से चार्ज हो चुके हैं, शेयर किया नहीं ऐसे पढ़ा रहे। ओके, हाँ। तो हम क्या बोल रहे थे कि हमारे पास इस तरह से देखो, हमने बोला कि मेरे पास कैपेसिटर के दो प्लेट्स थे, इस तरह से स्टार्टिंग से आते हैं। ये मान लो मेरे पास दो प्लेट्स थे ऐसे, और ये दोनों प्लेट्स को मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस वी वोल्ट से मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आप ये बैटरी से दो प्लेट्स को कनेक्ट करते हो तो एक प्लेट से चार्जेस टूटने स्टार्ट होते हैं और वो जाके बैटरी के थ्रू होके दूसरे वाले प्लेट पर जाकर जमा होते जाते हैं। अब जिसमें से चार्जेस टूट रहे हैं या जिसमें से चार्जेस बाहर निकल रहे हैं उसके पास नेगेटिव चार्ज आता जाता है, और जिसमें चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं उसके पास पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट होते जाते हैं। कुछ समय के बाद इसमें माइनस क्यू का चार्ज आ जाएगा, इसमें प्लस क्यू का चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, अगर मैं बोलूं कि जो कैपेसिटर के प्लेट्स हैं वो पूरी तरह से चार्ज हो चुके हैं, फुली चार्ज कैपेसिटर्स, जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं वो पूरी तरह चार्ज हो चुके हैं, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, जो कैपेसिटर्स हैं वो स्टेडी स्टेट में है। कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो ब्रांच है इसमें जो करंट मूव करता था, इसमें करंट जो मूव करेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जितना पोटेंशियल का डिफरेंस बैटरी के एंड्स के अक्रॉस था उतना ही पोटेंशियल का डिफरेंस दोनों कैपेसिटर्स के एंड्स के अक्रॉस भी आ जाता है, तो ये भी वी वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और चार्ज कितना स्टोर हुआ कैपेसिटर्स में, तो चार्ज जो स्टोर हुआ वो होगा इसका कैपेसिटेंस टाइम्स ऑफ जो भी पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव वाले प्लेट और नेगेटिव वाले प्लेट के बीच में है। तो जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था उतना इसका भी हो गया, तो जो चार्ज स्टोर्ड है वो कितना आ जाएगा, C इंटू वी के इक्वल आ जाएगा। अब स्टेडी स्टेट पे ही हमने क्या किया था, हमने बात करना स्टार्ट किया था हीट डेसिपेशन के बारे में,
कि हीट जो डेसिपेट होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो हीट डेसिपेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बैटरी से थ्रू कितना चार्ज मूव कर रहा है ये जानना पड़ता है। एक बार बैटरी के थ्रू जो चार्ज मूव कर रहा है ये मिल गया तो हम क्या करते थे, वर्क डन बाय बैटरी माइनस ब्रैकेट में फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसको सिंप्लीफाई करने से आंसर मिल जाता था। एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा समझने के लिए। ठीक है, मान लो ऐसा बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या है, रिकॉर्डिंग हो रही ना यार, ऐसा नहीं कि बार बार रिकॉर्ड करता। हाँ, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि हमारे पास एक कैपेसिटर था इस तरह से, और ये कैपेसिटर को हमने क्या किया था, माइनस और प्लस, माइनस प्लस 2V वोल्ट के बैटरी से हमने इसको कनेक्ट करके रखा था बहुत टाइम तक। मतलब क्या हो गया, जो कैपेसिटर का प्लेट है उसके अक्रॉस भी माइनस और प्लस मतलब 2V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया होगा दोनों प्लेट्स के बीच में। ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 2 माइक्रोफैरेड का है। अब इसका अगर कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड का है, मतलब पहले से इस वाले प्लेट पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, -4 माइक्रोकूलम का होगा, और इस वाले प्लेट पर जो चार्ज होगा वो +4 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा। पहले से ये कहानी थी। अब हम क्या करते हैं ना, ये जो कैपेसिटर है जो पहले से चार्ज होके रखा हुआ था उसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। कैसा बैटरी है, तो ये जो बैटरी है वो मान लेते हैं कि 3 वोल्ट्स का बैटरी। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, ये 3 वोल्ट्स का बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब अगर मैंने इसको 3 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया है तो ये जो बैटरी है, बैटरी क्या चाहता है कि जितना पोटेंशियल का डिफरेंस मेरे अक्रॉस है, कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। तो ये जो बैटरी है ना, ये इनिशियल डायग्राम था, बैटरी ये चाहता है कि जो कैपेसिटर था जिसके अक्रॉस पहले 2V वोल्ट का बैटरी वोल्टेज ड्रॉप था, अब उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 3V वोल्ट का इस तरह से हो जाए। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब अगर ये +3V है और इसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का वैल्यू तो चेंज हुआ नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 6 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ये प्लस में 6 माइक्रोकूलम और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में 6 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो प्लेट है ना, मान लो ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। प्लेट ए पर पहले चार्ज कितना था, प्लेट ए पर पहले चार्ज था -4 माइक्रोकूलम का। जो प्लेट ए है उस प्लेट ए पर पहले जो चार्ज था वो -4 माइक्रोकूलम का था, और जैसे ही मैंने इसको 3 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस पे जो चार्ज है वो 6 माइक्रोकूलम का है। अब -4 माइक्रोकूलम को मुझे 6 माइक्रोकूलम बनाना है, तो -4 माइक्रोकूलम में अगर मैं 10 माइक्रोकूलम ऐड कर दूं, सर आपको कैसे पता चला, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, 4 माइक्रोकूलम प्लस x इक्वल्स टू 6 माइक्रोकूलम हो जाएगा क्या। तो यहाँ से x का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम आ जाएगा ना। तो हमने क्या करना है, हमारा जो कैपेसिटर का प्लेट ए है उसमें अगर 10 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो ऐड कर दिया जाए, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज अगर ऐड कर दिया जाए तो ये जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो आ जाएगा ना। आंखों में ही पड़ रहा है, हाँ, ये जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, एक तो क्वेश्चन होता है कि फाइंड द चार्ज दैट विल मूव अक्रॉस द बैटरी। तो बैटरी से कितना चार्ज मूव कर रहा है, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ से आया होगा, वही 10 माइक्रोकूलम का चार्ज मूव करके यहाँ से गया होगा। अब अगर वर्क डन बाय बैटरी कैलकुलेट करना है, हीट डेसिपेशन के लिए अपने को वर्क डन बाय बैटरी जानना होता है। तो बैटरी का वर्क डन अगर आप देखोगे तो बैटरी का जो पोटेंशियल था वो कितना था, 3 वोल्ट्स का, और चार्ज कितना मूव कर रहा है, नेगेटिव वाले से पॉजिटिव वाले में जा रहा है, मतलब वर्क डन बाय बैटरी क्या है, पॉजिटिव है। तो 10 इंटू 3 अगर आप कर दोगे तो वर्क डन बाय बैटरी जो है वो 30 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स का है। -6 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये माइक्रोकूलम में था। फिर अगर मेरे को हीट डेसिपेशन कैलकुलेट करना होता है, जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर में से, अब बोले सर रेजिस्टर तो दिख नहीं रहा है, तो स्टेडी स्टेट में रेजिस्टर बनाओ नहीं बनाओ एक ही बात है। हीट डेसिपेशन का जो फॉर्मूला था वो था वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी माइनस में फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है उसमें फाइनल एनर्जी कितना स्टोर हुआ है, तो फाइनल एनर्जी स्टोर करने के लिए इसका फाइनल चार्ज देख लो या फाइनल पोटेंशियल देख लो, इसका फाइनल पोटेंशियल कितना है, 3V का। तो हाफ इंटू 2 इंटू वोल्ट का स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर होता है, तो इधर 9 आ जाएगा। ठीक है, हाफ, अच्छा
2 माइक्रोकुलम है तो माइक्रोकुलम के लिए एक और 10⁻⁻6 लगा दो। इनिशियली कितना था, तो हाफ इंटू टू इंटू और पहले इसका जो बैटरी का पोटेंशियल था वो 2 और एक और 10⁻⁻6 यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो मेरे को हीट डेसिपेशन जो रेजिस्टर में होने वाला है उसका वैल्यू मिल जाएगा क्या। ऐसे क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी कराए थे और आज भी बता दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है, समझ में नहीं आता जनरली, तो इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस करा दिए। अब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो मैं आपको कुछ बता दूंगा प्रैक्टिस आप कहाँ से कर पाओगे। आज के लेक्चर के बाद मैं आपको बोलूंगा कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, ये हो गया पहला टाइप का क्वेश्चन। फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा था, कैपेसिटर। अभी हमने क्या किया था, कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके देखा था। अब कैपेसिटर को ही कैपेसिटर से कनेक्ट करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कैपेसिटर है मेरे पास 2 माइक्रो कुलम 2 माइक्रो फैरेड का मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसको मैंने +-2 वोल्ट से पहले कनेक्ट करके रखा था। +-2 वोल्ट से इस तरह से कनेक्ट करके रखा था। अगर +-2 वोल्ट से कनेक्ट करके रखा था तो पहले जो इस पे चार्ज होता वो होता 4 माइक्रोकुलम का चार्ज यहाँ पर होता और -4 माइक्रोकुलम का चार्ज यहाँ पर होता। और हमने क्या किया, हमने एक और कैपेसिटर के प्लेट्स थे, उसको मान लो ये मेरे पास 4 माइक्रो फैरेड का है, ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस है और ये +2 वोल्ट का है। इस तरह से कनेक्ट करके रखे अगर, तो यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर 8 माइक्रोकुलम का चार्ज माइनस में और यहाँ पर 8 माइक्रोकुलम का चार्ज प्लस में। इस तरह से दो कैपेसिटर्स थे जिसको मैंने अलग अलग से चार्ज करके पहले से ही रख दिया है। अब दोनों कैपेसिटर के एंड्स को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अगर दोनों कैपेसिटर के एंड्स को ज्वाइन कर देंगे तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द फाइनल चार्जेस इन द कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर के प्लेट्स है उनमें अब फाइनल चार्ज क्या होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप देखोगे तो एक का पोटेंशियल +2V वोल्ट का है, दूसरे का पोटेंशियल माइनस का है, मतलब एक +2V दिख रहा है, एक माइनस दिख रहा है। पोटेंशियल का डिफरेंस अगर होता है तो चार्जेस फ्लो करते हैं क्या, बेसिक कंसेप्ट तो यही है। तो ऐसा मान लेते हैं कि हायर पोटेंशियल वाले में से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर निकला होगा, ठीक है। अब ये जो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर निकला होगा तो ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज वापस यहाँ पे एंटर करेगा। फिर से जब ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज वापस से एंटर कर जाएगा। मतलब जितना चार्ज निकला थ्रू आउट द सर्किट जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। अब अगर आप फाइनल डायग्राम सोचोगे तो फाइनल डायग्राम कैसा होगा, फाइनल डायग्राम होगा कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज नहीं होगा। पहले भी 2 माइक्रोफैरेड का था और पहले भी ये 4 माइक्रोफैरेड का था, तो इनके कैपेसिटेंसेस के वैल्यू चेंज नहीं होंगे। क्या चेंज हो जाएगा, पहले इसमें चार्ज था 4 माइक्रोकुलम का, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर निकल गया, तो अब इसमें जो चार्ज है वो कितना है, 4 माइनस क्यू का, कनेक्ट करके रखा हुआ है ये। इसमें अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर किया, पहले इसमें चार्ज था -8 प्लस क्यू हो जाएगा, और इसमें से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर निकला तो हम क्या बोलेंगे, पहले ये +8 पे था, +8 माइनस क्यू, ठीक है, और इसमें से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज अगर एंटर करेगा तो -4 प्लस क्यू। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये सीन आने पर, ये सिनेरियो तब का है जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। जो इस वाले कैपेसिटर के एंड का पोटेंशियल है और इस वाले जो कैपेसिटर के एंड का पोटेंशियल है, दोनों का वैल्यू सेम हो गया। मान लेते हैं ये भी +-V हो गया, ये भी +-V हो गया। अब अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है तो मैं अगर पहले वाले कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल, ये पहले वाले कैपेसिटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले वाले कैपेसिटर में हम क्या जानते हैं, Q का वैल्यू CV के बराबर है, मतलब V को Q/C लिख सकते हैं क्या। तो अगर मैं पहले वाले कैपेसिटर के लिए Q/C का रेशियो लिखूं ना, तो चार्ज कितना है, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज देखते हैं, 4 माइनस क्यू का चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस कितना था, 2 का कैपेसिटेंस है। सब कैंसिल आउट होने वाले टर्म को यहाँ पे 10⁻⁻6 भी लिखता है, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा इसलिए नहीं लिख रहा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये प्लस और ये माइनस, अब अगर ये प्लस और ये माइनस है तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज देखना है। देखो पहले पॉजिटिव प्लेट ये वाला था, इनिशियली पॉजिटिव प्लेट ये था, बाद में पॉजिटिव प्लेट सेकंड वाले कैपेसिटर में ये हो गया, तो ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव प्लेट कौन होगा। अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना है, मतलब अगर ये इसका पॉजिटिव एंड है तो ये भी इसका भी ये वाला पॉजिटिव एंड होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा -8 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस कितना था, 4। अब देखो ये भी माइक्रो में था, ये भी माइक्रो में था, तो दोनों का जो माइक्रो वाला टर्म था वो तो कैंसिल हो जाता है ना। ये 1 लिख दो, ये लिख दो 2। अब इसको अगर उधर भेजोगे तो 8 माइनस
2q का वैल्यू जो है वो -8 प्लस q के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 16 इक्वल्स टू 3q आ गया। अगर 16 इक्वल्स टू 3q है, अगर 16 का वैल्यू 3q के इक्वल आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो q है उसका वैल्यू 16/3 है क्या। अब मुझे q का वैल्यू मिल गया। अगर मुझे q का वैल्यू मिल गया, अब एक बार q का वैल्यू मिल गया ना तो क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा मैं बता सकता हूँ। जैसे मान लो पूछा जाता है कि फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑफ ईच ऑफ द प्लेट्स। ठीक है भाई, मेरे को q का वैल्यू मिल गया सॉल्व करके 16/3। मान लो ये जो प्लेट है, प्लेट ए का जो चार्ज है फाइनली, चार्ज ऑन प्लेट ए अगर कोई मुझसे पूछे तो पहले उस पे चार्ज कितना था 4 का, उसमें माइनस कर दो 16/3, माइनस कर दोगे 16/3 तो ये क्या हो जाएगा -12 माइनस 16 तो -4/3 का चार्ज हो जाएगा क्या। मतलब इस पे पहले 4 माइक्रोकूलम का चार्ज था, अब -4/3 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया। मान लो उसी तरह ये प्लेट बी है, कोई प्लेट बी का चार्ज पूछता अगर, चार्ज ऑन प्लेट बी, तो पहले इसके पास चार्ज कितना था, पहले इसके पास -8 का चार्ज था। अब इसमें प्लस क्यू और ऐड कर दो, तो प्लस क्यू अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा -16/3 हो गया। -16/3 अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 8 इंटू 3 इज 24 और ये -40/3 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं किसी भी प्लेट का चार्ज निकाल सकता हूँ क्या। तो मैंने क्या किया, जब दो कैपेसिटर के प्लेट्स कनेक्टेड होते हैं तब क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे ये बता दिया। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी करा दिया था। ठीक है, फिर से करा दिया, फिर से बस इसीलिए बताया है क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया है। सेम क्वेश्चन को अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है ना तो उसको सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। क्या शॉर्ट ट्रिक होता है वो देखते हैं। जैसे हमारे पास ये जो एंड्स है ऐसा, जिसको मैंने येलो बॉर्डर लाइन से बनाया है, ये एक प्लेट है और ये दूसरा एक प्लेट है। अब अगर आप देखोगे तो ये सिस्टम, ये प्लेट ए और ये प्लेट बी का जो सिस्टम है वो बाकी सारे प्लेट से आइसोलेटेड है क्या। अब आइसोलेटेड, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि फॉर आइसोलेटेड चार्ज सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, for isolated system, charge is always conserved, charge is always conserved। अब चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्व्ड है मतलब चार्जेस का इंटरैक्शन यहां से और यहां हो सकता है, लेकिन जो नेट चार्ज उसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा क्या, देखते हैं। अब इनिशियली जब इनको आपने कनेक्ट नहीं किया था या जस्ट कनेक्ट एट द टाइम ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन के टाइम पर इसके पास नेट चार्ज कितना है 4 का और इसके पास नेट चार्ज कितना है -8 का। ठीक है, कनेक्शन से पहले का नेट चार्ज है मेरे पास -4 -8 तो -4 का हो जाएगा। और कनेक्शन के बाद जब वो स्टेडी स्टेट में आ चुका होगा उस समय अगर आप देखोगे तो उस समय अगर मैं बोलूं देखो इसका भी पोटेंशियल V हो गया, इसका भी पोटेंशियल V हो गया। अगर आप इसका चार्ज लिखते तो क्या लिखते 2V लिखते क्या, इसका चार्ज अगर आप लिखते तो क्या लिखते 2 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस टाइम्स ऑफ V लिख देते। इसका चार्ज अगर आप लिखोगे तो ये प्लस 4V हो जाता। अभी हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। हमने पहले बोला कि पहले इसका चार्ज कितना था 2 इंटू मेरे पास ये 2 और इसका, हाँ 2 इंटू 2 4 और ये कितना हो जाता 4 इंटू 2 8 माइनस में ये इनिशियल चार्जेस लिख दिया। फाइनल चार्जेस अगर देखोगे तो हमने ये बोल दिया कि इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप प्लस माइनस वी का है, इसके अबाउट भी पोटेंशियल ड्रॉप प्लस माइनस वी का है। तो कैपेसिटेंस को वी से मल्टीप्लाई कर दो, कैपेसिटेंस को वी से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब भी मैं बोलूँ चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर मतलब चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, तो पहले वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट में जो चार्ज है वो 2v का है और दूसरे वाले में जो चार्ज है वो 4v का है। इसका मतलब 6v का वैल्यू जो है वो -4 के बराबर आ रहा है। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 6, या v को क्या लिख सकते हैं, v का वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं क्या। v का वैल्यू मैंने लिख दिया -2 डिवाइडेड बाई 3। अब एक बार हमें v का वैल्यू मिल गया तो चार्ज ऑन, मान लो ये कैपेसिटर 1 था, कैपेसिटर 1 पे अगर मेरे को चार्ज जानना है, कैपेसिटर 1 पे अगर मेरे को चार्ज जानना है तो इसका पोटेंशियल मुझे वो मिल गया ना -2/3 का है। पोटेंशियल का वैल्यू मिल गया, कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दो, कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 का कैपेसिटेंस था 2 माइक्रोफैरेड का, तो -4/3 आ जाएगा क्या। मैंने पहले वाले क्वेश्चन मतलब सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताया था, अब ये शॉर्ट ट्रिक से भी देख लिया हमने। अच्छा,
उसी तरह अगर कैपेसिटर 2 का चार्ज C2 होता तो कैपेसिटर 2 का चार्ज C2 क्या लिखेंगे, चार्ज 2 का वैल्यू लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी -2/3 का है, और इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास कितना आया, v का वैल्यू -2/3 आया और इंटू 4 कर दो, तो 4 इंटू 2 8/3 माइनस में। तो ऐसा कुछ हमारे पास पहले भी आया था और अभी भी आ रहा है, तो हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आंसर्स इस तरह से आ रहे हैं। तो आप चाहो तो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। देखो दो कैपेसिटर्स है ना, तो आप बेसिक मेथड से भी जा सकते हो और शॉर्टकट मेथड से भी जा सकते हो। प्रॉब्लम तब होता है जब सर्किट में क्या हो जाएगा, दो से ज्यादा कैपेसिटर्स हो जाएंगे, तब आप ये जो शॉर्टकट मेथड है वो नहीं लगा सकते, लेकिन बेसिक मेथड तो लगा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बताऊंगा, एकदम ध्यान से समझना है, थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन आपको एकदम समझने की कोशिश करनी है। आगे देखते हैं अब क्या होगा ना, 3 कैपेसिटर्स 4 कैपेसिटर्स अगर लगेंगे तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसान होता है। मान लो ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, और ये तीसरा कैपेसिटर है, ठीक है। इनिशियली मतलब t इक्वल्स टू 0 से पहले ऐसा मान लो कि ये प्लस माइनस 2v था, ये प्लस माइनस 3v था, और ये प्लस माइनस 4 वोल्ट पे था, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस मान लो 2 माइक्रोफैरेड, इसका कैपेसिटेंस भी मान लेते हैं 2 माइक्रोफैरेड, और इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं 3 माइक्रोफैरेड। और ये t इक्वल्स टू 0 के पहले की कहानी है। तो अगर t इक्वल्स टू 0 से पहले की कहानी है तो इसके पास जो चार्ज होता है, अब ये पॉजिटिव प्लेट पे है तो यहाँ पर हो जाएगा +4, मैं 10⁻⁻6 नहीं लिख रहा, ठीक है, सब माइक्रोकुलम में है। ये हो जाएगा -4, यहाँ पर हो जाएगा +6, ये हो जाएगा -6, यहाँ पर +12 और यहाँ पर -12। इस तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि जो फाइनल सिचुएशन होगा, फाइनल सिचुएशन जो होगा कुछ इस तरह का होगा हमारे पास। मान लो इसमें से कोई क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर निकला, ऐसा मान लेते हैं। अब अगर इसमें से कोई क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर निकला तो इसमें बचा हुआ चार्ज कितना होगा, 12 माइनस क्यू का होगा, ठीक है। अब वही क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जब इसमें एंटर करेगा तो ये हो जाएगा -6 प्लस क्यू। फिर जब ये क्यू इसमें से बाहर जाएगा तो +6 माइनस क्यू, फिर क्यू इसमें एंटर करेगा तो +4 प्लस क्यू, और -4 माइनस क्यू, -4 माइनस क्यू, और वही चार्ज क्यू वापस से इसमें जब एंटर कर जाएगा तो -12 प्लस क्यू। इस तरह से हमने क्या कर दिया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब अपने को तो पता नहीं कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो अपने मन से हम क्या करते हैं, प्लस माइनस v1 प्लस माइनस v1 प्लस माइनस v1 अपने मन से लगा दिया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस तुम कुछ भी लगा दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने सब पे प्लस माइनस लगा दिया, तो प्लस माइनस सॉरी v1, ये v1, ये v2 और ये v3। अब दो कैपेसिटर तो है नहीं कि सब में एक जैसा पोटेंशियल आएगा, अब तो सब में अलग अलग पोटेंशियल हो सकता है। लेकिन एक बात की गारंटी है, क्या, कि पूरे लूप में घूमने पर नेट पोटेंशियल का जो ड्रॉप है वो 0 हो जाएगा। मतलब v1 यहां से देखोगे तो प्लस से एंटर करके माइनस से बाहर निकल रहे हैं, तो -v2, एक मिनट, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो गया ना, हाँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लूप लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे कि v1 माइनस v2, प्लस वाले से एंटर करके माइनस में बाहर निकल रहे, प्लस से एंटर करके माइनस से बाहर निकल रहे, v1 माइनस v2 माइनस v3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अगर मैं v1 का वैल्यू लिखूं तो इसका पॉजिटिव प्लेट, ये इसका पॉजिटिव प्लेट है। अब मैंने माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये मेरे को लिखना चाहिए था, ये थोड़ा उल्टा हो गया, मैंने सब जगह प्लस माइनस लिखा है ना, तो यहाँ पे भी वही रखते हैं, यहाँ पे प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस से एंटर करके माइनस पे जा रहे हैं ना, प्लस से एंटर करके माइनस पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी माइनस v1, ये माइनस v1, फिर प्लस से माइनस तो माइनस v2, और प्लस से माइनस v3 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
आप किसी को भी प्लस मान लो, किसी को भी माइनस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस वन, माइनस प्लस आप कोई भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब v1 मेरे को लिखना है। v1 का मतलब है चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना है, -12 प्लस क्यू का है, तो -12 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना था, तो कैपेसिटेंस है 3 का, प्लस v2। पॉजिटिव प्लेट में चार्ज कितना है, पॉजिटिव प्लेट में चार्ज है -6 प्लस क्यू का, डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस कितना था, इसका कैपेसिटेंस था 2 का, प्लस प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +4 प्लस क्यू, 4 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस कितना था 2, इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने पर क्यू का वैल्यू मिल जाएगा क्या, एक बार क्यू का वैल्यू मिल गया, ठीक है, एक बार क्यू का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो कैपेसिटर के प्लेट्स है सारे प्लेट्स का चार्जेस मिल जाएगा। और जैसे ही क्यू का वैल्यू मिल जाएगा तो v1 v2 v3 का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, ये समझना मुश्किल है। यहाँ पे क्या होता है, लोगों को लगता है सर आपको आप कैसे बोलो कि यहाँ पे प्लस हो गया माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा। तुम अगर देखो, तुम अगर यहाँ पे माइनस प्लस भी लिख देते ना, मान लो जैसे मैंने ये इक्वेशन बना दिया, तुम यहाँ पर अगर माइनस प्लस भी लिख देते, अगर यहाँ पे लिख देते हैं प्लस यहाँ पर और ये माइनस यहाँ पे, तो अगर अगर मैं इसको प्लस मान लेता तो ये मेरा पॉजिटिव प्लेट होता। अब पॉजिटिव प्लेट का चार्ज क्या लिखते हैं, ऐसा ही लिखते हैं ना, 12 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई इसका जो कैपेसिटेंस है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसका कैपेसिटेंस 3 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास कितना आ रहा है, 12 माइनस क्यू, 12 माइनस क्यू। हाँ, यहाँ पे माइनस वाले प्लेट से एंटर करके प्लस में जा रहे थे, यहाँ से माइनस वाले प्लेट से एंटर करके प्लस में जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस हो जाता ना सर्किट के हिसाब से। अगर मैं सर्किट के हिसाब से देखूं तो ये प्लस लिखूंगा, ये माइनस इतना लिखूंगा इतना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस, ये पहले से एक माइनस है और यहाँ पे एक माइनस, इस तरह से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस से 12 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा क्या, तो जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, आप किसी को भी प्लस रखो किसी को भी माइनस रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता आपको समझ में आया है, फिर से बताते हैं। देखो, अब तुम बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि इसको प्लस मानना है इसको माइनस मानना है। जैसे मैंने क्या किया है अभी, इस तरह से जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा था तो मैंने क्या बोला, प्लस माइनस मैंने अपने मन से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब अगर प्लस इसको मान रहे हैं, प्लस ये है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो चार्ज होगा वो कितना है, -12 क्यू प्लस 3 है। ये मेरे पास क्या हो गया, चार्ज का वैल्यू हो गया, ठीक है, नहीं सॉरी, पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू हो गया। अब अगर मैं प्लस माइनस ऐसा नहीं मान के अगर जस्ट ऑपोजिट मानता, अगर प्लस माइनस जस्ट ऑपोजिट मानता, मतलब यहाँ पे प्लस मानते और यहाँ पे माइनस मानते, तो जो यहाँ पे माइनस आया था वो प्लस आ जाता ना, और यहाँ पर प्लस आता तो ये माइनस हो जाता। अब यहाँ पे माइनस माइनस पहले से रहने देते हैं, और v1 के प्लेस में आप क्या लिखेंगे, v1 के प्लेस में आप ये लिखेंगे क्या, 12 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 3। अब जैसे ही अंदर आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे, -12 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 3, यही तो आना था ना, पहले भी यही आना था। इसका मतलब आप किसी को भी प्लस माइनस दे दो, कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आया है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो, सॉल्व कराने का कोई मतलब नहीं है, बस आपको मैं लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ कि आप कैसे लिखोगे। एक बार क्यू का वैल्यू मिल गया तो जो भी रिक्वायर्ड आंसर होगा आपको निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 4 कैपेसिटर्स ले लेते हैं सर, मेरे को और तूफानी होना है, इस तरह से, ठीक है। ये भी 2 माइक्रोकुलम का है, ये भी 2 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रो सॉरी फैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड, सब मैंने 2 माइक्रोफैरेड का ले लिया, ठीक है। ये पहले कनेक्टेड था प्लस माइनस 2v वोल्ट से, प्लस माइनस 3 वोल्ट से, प्लस माइनस 4 वोल्ट से, प्लस माइनस 5 वोल्ट से, इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। अब अगर ये इस तरह से कनेक्टेड था तो पहले इस पे जो चार्ज होता वो कितना होता, इनिशियली जो चार्ज होता वो 2 इंटू 2, इसमें हो जाता +4 का, इसमें होता -4 का। यहाँ पर होता +6, यहाँ पर होता -6, यहाँ पर होता +8, यहाँ पर होता -8, यहाँ पर होता +10, यहाँ पर होता -10। ये इनिशियल ऐसा कुछ होता ना।
अब क्या करेंगे, ऐसा मान लेते हैं कि कोई तो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से बाहर निकला होगा। अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर निकलेगा तो इसके पास जो चार्ज बचेगा, पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा, 10 माइनस क्यू हो जाएगा। इसमें क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर किया अगर, तो -8 पहले था, प्लस क्यू एंटर किया तो प्लस क्यू लिख देंगे। इसमें कितना हो जाएगा, 8 था, क्यू बाहर निकल गया तो 8 माइनस क्यू हो गया। इसमें क्यू एंटर कर रहा है मतलब -6 प्लस क्यू हो जाएगा। इसमें से क्यू बाहर निकल रहा है तो 6 माइनस क्यू हो जाएगा। इसमें क्यू एंटर कर रहा है तो +4 प्लस क्यू हो जाएगा, और इसमें से क्यू बाहर निकल रहा है तो -4 माइनस क्यू हो जाएगा। मैंने व्हाइट से इनिशियल चार्जेस दिखाया है और रेड से फाइनल चार्जेस दिखाया है, ठीक है। और ये मान लेते हैं पोटेंशियल का ड्रॉप दिखा देते हैं। इसमें मान लो ±V1, यहाँ पर ±V2, यहाँ पर ±V3, यहाँ पर ±V4। मैंने इस तरह से दिखा दिया। अब अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं, मैं ऐसे घूम के लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, इस तरह से अगर मैं घूम के लिखूंगा तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं V1 वाले से, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो V1, फिर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं +V2 +V3 +V4 इक्वल्स टू 0। अब V1 लिखना है। V1 मतलब यहाँ पे ड्रॉप। इसके पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कितना है, 10 माइनस क्यू का, तो 10 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस का वैल्यू 2, ठीक है, चार्ज डिवाइडेड बाई 2, ये V1 हो गया। प्लस V2 का वैल्यू अगर लिखना है तो 8 माइनस क्यू, इसके पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज है वो 8 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, प्लस इस पे अगर मैं बात करूं तो इसके पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है 6 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और इसके पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कितना हो जाएगा, 4 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब सबको सिंप्लीफाई कर दो, 2 2 2 2 एलसीएम लेके उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस क्यू प्लस 8 माइनस क्यू प्लस 6 माइनस क्यू प्लस 4 प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो प्लस क्यू से ये माइनस क्यू गायब कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24 28, 28 हमारे पास 2q के बराबर आ गया। अगर 28 2q के बराबर है मतलब q का वैल्यू कितना हो जाएगा, q का वैल्यू हो जाएगा 14। अब q का वैल्यू 14 है तो 10 माइनस 14 करोगे तो इसका आपको इसमें जो चार्ज है वो मिल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 माइनस 14, 10 माइनस 14 अगर करोगे तो कितना हुआ, 10 माइनस 14, यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर -14, यहाँ पे क्या था, इसमें ये ऐड हो रहा था ना, तो 10 प्लस 14 करोगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, V1 V2 V3 के वैल्यूज निकाल लेना। आसान क्वेश्चन है, अगर तुमने लेक्चर्स को पहले से देख रखा है तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब इसी में हम बात करते हैं सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। ये तो हो गए कैपेसिटर्स के सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। जिस तरह से रेजिस्टर्स का कनेक्शन होता था उसी तरह से सीरीज पैरेलल। देखो अभी तक का लेक्चर अगर समझ में आ गया ना तो अब लेक्चर आसान हो जाएगा। अब लेक्चर में कुछ खास नहीं करना, अभी से पहले तक का जो लेक्चर था वही थोड़ा मुश्किल था। सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटर्स का जो सीरीज कनेक्शन है उसमें क्या हो जाएगा, जब कैपेसिटर्स इस तरह से कनेक्टेड होंगे एंड टू एंड, जब कैपेसिटर्स इस तरह से कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। अब इसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन कोई काम का नहीं है। सीरीज कनेक्शन में अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है ना तो 1/c इक्विवेलेंट का वैल्यू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट डॉट। जो पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स का होता था वही सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स में होता है, ठीक है। मैं इसमें कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराने वाला। सीरीज कनेक्शन जैसा आपने रेजिस्टर्स में सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको बस सीरीज कनेक्शन में क्वेश्चंस बता दूं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन से ही सीधा स्टार्ट करते हैं। मान लो 1 2 और 3, ये मेरे पास है 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड, और सबको हमने कनेक्ट कर दिया, सबको हमने कनेक्ट कर दिया एक 12 वोल्ट के बैटरी से। हमने सबको क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है 12 वोल्ट के बैटरी से।
अब क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछ सकते हैं। सबसे पहले वो तुमसे पूछ सकते हैं फाइंड सी इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 1 तुमसे क्या पूछेंगे, सी इक्विवेलेंट। अब सी इक्विवेलेंट बहुत ही आसान है, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 कर देंगे ना। तो पहले सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/सी इक्विवेलेंट अगर मेरे को लिखना है तो 1/सी इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। देखो 6 और 3 का अगर पैरेलल निकालते थे रजिस्टर में, तो 6 और 3 का पैरेलल कितना आता है, 2 आता था क्या, 6 into 3 is 18, 6 divided by 6 plus 3 is 9। तो ये 2 और ये दोनों का इक्विवेलेंट 2, मतलब इनका इक्विवेलेंट जो है ना, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है वो 1 फैरेड का है। अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट को मैं सिंपल ऐसा बना सकता हूँ क्या, 12 वोल्ट का बैटरी और ये 1 माइक्रो फैरेड का इक्विवेलेंट। इसमें ये सी इक्विवेलेंट तो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ऐसा कुछ सर्किट आ जाएगा, 12 वोल्ट का बैटरी है और 12 वोल्ट का बैटरी और ये 1 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर, मतलब ये इन सब का इक्विवेलेंट आ गया। अब अगर आपसे कोई पूछे फाइंड द चार्जेस, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं वो आपसे, फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज थ्रू ईच ऑफ द कैपेसिटर। मैंने चश्मा नहीं लगाया, मेरे को दिख नहीं रहा, वेयर इज माय चश्मा। find the charge through each of the capacitors, each of the capacitors। हर एक कैपेसिटर के थ्रू जो चार्ज मूव करेगा वो कैलकुलेट करना। अब ये तो बहुत ही आसान है ना, जो चार्ज यहाँ से एंटर करेगा वही चार्ज इसमें एंटर करता है, वही चार्ज यहाँ पर, वही चार्ज यहाँ पर, वही चार्ज यहाँ पर। तो अगर आपको Q कैलकुलेट करना है, कभी भी सीरीज सर्किट में चार्ज कैलकुलेट करना है, तो Q को हमने क्या पढ़ा है, Q इक्वल्स टू C इंटू V पढ़ा था ना। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो फॉर्मूले में, चार्ज जो भी फाइंड करोगे वो हो जाएगा C इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ V। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया है, C इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारे पास आया है 1 माइक्रो फैरेड का और V का वैल्यू आया है 12। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 12 माइक्रो कूलम्स का चार्ज आ गया क्या, तो ये चार्ज हो गया। तो ये सब तो बहुत ही आसान है। और वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, वो आपसे और पूछेंगे फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या हो सकता है, यहाँ पर आपसे ये पूछ सकते हैं फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर। फाइंड द voltage drop, find the voltage drop across each of the capacitors, across each of the capacitors। जितने भी कैपेसिटर्स है सबके थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब सीरीज सर्किट में यहाँ का वोल्टेज अलग है V1, यहाँ का वोल्टेज अलग है V2 और यहाँ का वोल्टेज अलग है, मान लेते हैं V3। V1 V2 V3 का वैल्यू निकाल रहे हैं। अच्छा, हम क्या जानते हैं कि Q का वैल्यू जो है वो C टाइम्स ऑफ V है। अब अगर Q कांस्टेंट है, अगर Q कांस्टेंट है क्योंकि सीरीज सर्किट में सब में एक जैसा चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये अगर ये Q कांस्टेंट हो गया तो जो वोल्टेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस हो जाएगा। जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीरीज सर्किट में सबके थ्रू मूव करने वाला चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, जैसा करंट डिवीजन रूल आपके पास सीरीज सर्किट में, सॉरी पैरेलल सर्किट में जैसा करंट डिवीजन रूल था, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज डिवीजन रूल होगा। V1 is to V2 is to V3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग V1 is to V2 is to V3 जो है वो 1/C1 का मतलब है 2, 1/3 और 1/6। जब आप इसको एक अच्छे रेशियो में लेके आओगे ना, अभी इक्विवेलेंट का काम खत्म हो गया तो इसको हटा देते हैं। जब आप इसको एक अच्छे रेशियो में लेके आओगे तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, V1 is to V2 is to V3। सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 is to 2 is to 1 आ जाएगा क्या, तो जो रेशियो है वो हो जाएगा 6 is to 2 is to 1। जैसा करंट डिवीजन रूल पैरेलल सर्किट्स में होता था वैसा ही वोल्टेज डिवीजन रूल होगा यहाँ पर। जब
कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे। अब मान लो मेरे को V1 कैलकुलेट करना है, देखो तो मैं V1 को क्या लिख सकता हूँ, V1 को मैं 6 इंटू के सम कांस्टेंट ऐसा लिख सकता हूँ क्या। उसी तरह मैं V2 को क्या लिखूंगा, V2 को मैं लिखूंगा 6 नहीं होगा, सॉरी ये 3 होगा, ये 3 है, 3 अभी मिस्टेक हो जाता, 3:2:1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3K, यहाँ पे हो जाएगा 2K और V3 का वैल्यू हो गया K। अब सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 जो टोटल बैटरी का वोल्टेज है वही तो ड्रॉप होता है ना, यहाँ पे V1 हो गया, यहाँ पर V2 हो गया, यहाँ पे V3 हो गया। मतलब क्वेश्चन जो है, अब मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, आप क्या करना स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये कितना आ जाएगा, ये 12 वोल्ट्स के इक्वल आना चाहिए। V1 का वैल्यू है 3K प्लस 2K प्लस K इक्वल्स टू 12, मतलब 6K का वैल्यू कितना आ गया 12, तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा, K का वैल्यू हो जाएगा 2, K का वैल्यू 2 हो गया, इसका मतलब V1 का वैल्यू है 6, V2 का वैल्यू है 4 और V3 का वैल्यू है 2, सम करो 12 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो अगर आपने देखो अगर आपको चार्ज नहीं पता, जैसे अभी मेरे को चार्ज भी पता है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा था, चार्ज फ्लो कर रहा था 12 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है क्या, हमने Q को ऐसा लिखा था C टाइम्स ऑफ C इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ V, तो V का वैल्यू 12 था और C इक्विवेलेंट 1 आया था, तो Q का वैल्यू कितना था 12। अब देखो अगर मैं कैपेसिटर 2 माइक्रो फैरेड वाले कैपेसिटर के बारे में बात करूं, फॉर 2 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर, 2 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर, इसमें चार्ज कितना मूव करेगा, तो चार्ज कितना मूव करने वाला था, तो 12 माइक्रो कूलम का चार्ज मूव करता, और कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है 2 माइक्रो फैरेड का। Q पता है, C पता है, तो V को Q अपॉन C लिख सकते हैं क्या, Q अपॉन C लिख दोगे तब भी कितना आ जाएगा 6 वोल्ट्स का हमारे पास बैटरी का पोटेंशियल या कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा। समय को कुछ भी नहीं समझ में आया, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर लो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। आप चाहो तो वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर लो, या आप चाहो तो सीरीज जैसे वहां पर चार्जेस निकाल दो सबका, पूरे सर्किट में जो नेट चार्ज मूव कर रहा है वो फाइंड आउट कर लो, और क्या कर लो सबको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दो, ठीक है। ये हो गया सीरीज कनेक्शन। अब मैंने थोड़ा फास्ट बताया है, फास्ट मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ऐसा मैंने आपको रेजिस्टर्स के केस में बता दिया है, इसलिए मैंने थोड़ा आपको फास्ट बताया है। अब मान लो मेरे को कोई बोलेगा पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स, ये जामफल वाला फिर से आ गया, नहीं जामफल नहीं, सीताफल, पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स, पता नहीं क्या बेच रहे हैं इस बार। जब कैपेसिटर्स इस तरह से कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड, जामफल बेच रहे हैं, जामफल, किसी को जामफल चाहिए क्या, सेब जामफल कुछ चाहिए तो घर आके ले सकते हैं। पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स, अब ऐसा मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और इन सबको कनेक्ट कर दिया हमने एक बैटरी से। अब बैटरी के थ्रू जो भी चार्ज मूव करेगा Q, जैसे ही Q चार्ज इस वाले पॉइंट पर आएगा, कुछ चार्ज Q1 Q2 और Q3 चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं क्या, तो जब भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं ना, ठीक है, सिंपल सर्किट में जब भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं तो वो पैरेलल कनेक्शन, ऐसा आप सिंपल में याद रख सकते हो। अब पैरेलल सर्किट में क्या होगा, देखो ये दो पॉइंट्स के बीच में सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, C1 C2 C3, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C1, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C2 और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C3 सब सेम रहेगा, और वो क्या रहेगा, वो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल रहेगा क्या, जितना बैटरी का वोल्टेज होता है इक्वल रहेगा इस केस में। अच्छा, अब अपने को ना इस वाले ये में अगर इक्विवेलेंट, अगर कभी भी आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू है C1 प्लस C2 प्लस C3, जैसा सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स में होता था वैसा यहाँ पर C इक्विवेलेंट का वैल्यू आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आप ना देखो ये सीरीज पैरेलल कनेक्शन हमने बेसिकली 3 जगह पढ़ा है, कहाँ कहाँ, सबसे पहले हमने पढ़ा था स्प्रिंग में, स्प्रिंग में हमने पढ़ा था सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग या पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग। सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग, जब स्प्रिंग्स एक के साथ एक के साथ एक के साथ ऐसी तरह से कनेक्टेड होते थे तो हमने बोला था उसको सीरीज कनेक्शन, और पैरेलल कनेक्शन में हम क्या बोलते थे, पैरेलल में जब स्प्रिंग्स कनेक्टेड होते तो पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग और पैरेलल कनेक्शन ऑफ
कैपेसिटर्स एक ही बात है, सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स एक बात है, और रेजिस्टर्स के केस में क्या है, जो रेजिस्टर्स है, जो रेजिस्टर्स का उल्टा होगा वो याद रख लेना यहाँ पे। तो अगर आपको सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो आप लिख देना C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये फालतू की बातें बताने से अच्छी है एक इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करा देते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा किसको क्या सॉल्व करना है कैसे। देखो ये एक जैसी बातें हैं तो मैं फास्ट तो पढ़ाऊंगा इसको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप करंट वाला लेक्चर देखना अच्छे से। जाफल ले, जामफल ले, फिर कभी वो सीताफल ले, सेब, सीताफल, जामफल, ये फल, वो फल, लो फल, दो फल। ठीक है, मान लेते हैं ये 12 वोल्ट का बैटरी है, और ये 6 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इस तरह से। अब सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सी इक्विवेलेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो थोड़ा थोड़ा ना, ऐसा मत सोचना कि सर ये तो बहुत ही आसान है तो प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो चलेगा, उल्टा होता है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ बता दूं कि आप सॉल्व कर लें। अब सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स में सी इक्विवेलेंट क्या होता है, सबका सम, तो 6 प्लस 4 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। अब अगर मैं कैलकुलेट करूं Q, Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब मैंने बताया है C इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C इक्विवेलेंट का वैल्यू आया हमारे पास 12, C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया 12, ये कूलम है। ठीक है, और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज भी है 12, मतलब इन टोटल 144 कूलम ऑफ चार्ज, 144 कूलम ऑफ, या माइक्रो कूलम होगा, 144 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज जो है वो इस पॉइंट पर आएगा क्या। अब अपने को ना Q1, Q2 और Q3 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, हम पैरेलल कनेक्शन जब होता है तो हम क्या जाते हैं, V का वैल्यू सब जगह कांस्टेंट है, सेम है। अगर V का वैल्यू सब जगह सेम है, अगर V का वैल्यू सब जगह सेम है मतलब Q जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या C इक्विवेलेंट के, या C इक्विवेलेंट क्यों, Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज का वैल्यू होगा। जैसे मान लो Q1 कैलकुलेट करना है तो Q1 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q1 के लिए लिख देते हैं C कैपेसिटेंस टाइम्स ऑफ वोल्टेज डिफरेंस। तो वोल्टेज डिफरेंस इस केस में कितना है, इसका कैपेसिटेंस था हमारे पास 6 माइक्रोफैरेड का और पोटेंशियल डिफरेंस 12 का है, तो ये कितना हो जाएगा 72 का हो जाएगा क्या माइक्रोकूलम। यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है 12 और इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना था 6, तो 6 इंटू 12 मैंने रख दिया 72। उसी तरह अगर मैं Q2 का वैल्यू निकालता तो Q2 का वैल्यू क्या लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ 12, तो ये हो जाएगा 48। और Q3 का वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ 12 तो ये हो जाएगा 24। 48 प्लस 24 72, 72 प्लस 72 144, मतलब 144 माइक्रोफैरेड का जो चार्ज था वो इस तरह से डिवाइड हो गया। तो बहुत ही आसान है क्या, एक थोड़ा मिक्स टाइप का सर्किट सॉल्व कर लेते हैं। बोले सर आपने तो इसमें कुछ बताया ही नहीं, आप तो सिर्फ पार करते जा रहे हो। तो मैंने करंट वाले चैप्टर में जब बताया था तब भी मैंने बोला था कि जब कैपेसिटर्स में ये सब बातें आएंगी तो थोड़ा जल्दी जल्दी ले जाएंगे। मान लो ऐसा सर्किट है, थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, हेक्टर हाँ, मान लो ये फिर से ये 12 वोल्ट का बैटरी है, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड, और पूछा गया है फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर्स। जितने भी कैपेसिटर्स है सबके थ्रू जो चार्ज होगा, सब में जो चार्ज होगा, मतलब सबके पॉजिटिव प्लेट में जो चार्ज होगा उसका वैल्यू निकालना है। फिर से अब जैसा बेसिक सर्किट थ्योरी था, ये 12 वोल्ट का है, इसका मतलब यहाँ पर 12 वोल्ट है और यहाँ कहीं पर 0 है। अच्छा, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता ना,
तो मान लेते हैं x। जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता उसको क्या मान लेते हैं x। अब फिर से यहाँ पे लगाएंगे जंक्शन लॉ। ऐसा बोल देते हैं कि इसमें जो चार्ज है वो प्लस Q1 है, इसमें जो चार्ज है वो प्लस Q2 है, और इसमें जो चार्ज है वो प्लस Q3 है। तो जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए क्या? कैसे जीरो होना चाहिए सर? तो बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट था जैसे जंक्शन लॉ से बोलते थे जो करंट यहाँ निकला वही करंट यहाँ निकला, वही करंट मतलब जितना करंट यहाँ गया उतना, जो करंट यहाँ गया, जो करंट यहाँ गया और जो करंट यहाँ गया, सबका सम इक्वल्स टू जीरो होता था। अब इसको चार्जेस के नाम से बोल दिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ से Q1 चार्ज गया, यहाँ से Q2 गया और यहाँ से Q3 गया, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का वैल्यू जीरो हो जाएगा क्या? अब Q हम क्या जानते हैं कि कैपेसिटेंस के लिए चार्ज जो है वो कैपेसिटेंस टाइम्स ऑफ वोल्टेज के बराबर होता है। तो Q1 का वैल्यू लिखते हैं। Q1 इस वाले प्लेट का चार्ज है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो जो x वाला पॉइंट है जो भी कंसिडर करते हैं इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा मानेंगे ना, तो ये x माइनस जीरो इंटू इसका कैपेसिटेंस है 2 का, तो यहाँ पे लिख दो x माइनस जीरो और कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है 2, प्लस Q2 के बारे में अगर बात करें तो x माइनस जीरो, ये भी मेरे पास क्या हो गया x माइनस जीरो, और इसका जो मेरे पास कैपेसिटेंस है वो भी कितना है 2, प्लस x माइनस 12 और इसका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो कितना है, वो भी 2 है। इन सबको जीरो से इक्वेट कर दो, 2 2 2 कॉमन लेके जीरो से जीरो खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस x, यह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 6 आ गया ना। अब अगर x का वैल्यू 6 आ गया, जैसे ही x का वैल्यू 6 मिल गया, अब तुम्हें Q1 का वैल्यू निकालना अगर, तो Q1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये हायर पोटेंशियल 12 और ये 6 लोअर पोटेंशियल, तो 12 माइनस 6 इंटू कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना 2 माइक्रोफैरेड में, तो 6 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 12 माइक्रो कूलम Q1 का वैल्यू। Q2 का वैल्यू निकालते हैं, ये हो गया 6, ये हो गया 0, तो 6 माइनस 0 इंटू कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना 2, तो ये हो जाएगा 12 माइक्रो कूलम। और अगर यहां से वैल्यू निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी मेरे पास कितना है, ये Q3 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो Q3 का वैल्यू हो जाएगा, कहाँ चला गया Q3 हाँ 6 माइनस 0 इंटू 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 12 माइक्रो कूलम। तो 12 माइक्रो कूलम 12 माइक्रो कूलम 12 माइक्रो कूलम, सब 12 माइक्रो कूलम आ गए, 12 और ये 6, तो सब कुछ सही आया ना। Q1 का वैल्यू 12, ये चार्ज एंटर किया, कुछ मिस्टेक है, एक मिनट यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, पूरी कहानी खत्म हो गई। सॉरी फॉर द कैलकुलेशन मिस्टेक, इंसान हूँ, गलतियां हो जाती है। इसमें ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x, यहाँ पर भी 2 टाइम्स ऑफ x और यहाँ पर भी 2 टाइम्स ऑफ x, ये मिला के आ जाएगा 24 के इक्वल। अरे नहीं 2 तो मैंने हटा दिया था ना, अरे जो भी है, ये देखो ये 2x ये 2x ये 2x और ये माइनस 24, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 6x का वैल्यू आ जाएगा 24, तो x का वैल्यू आ रहा है 4, ठीक है, x का वैल्यू 4 आ रहा है, तभी मिस्टेक हो गया था। मतलब यहाँ पे जो x है ये मेरे पास आ गया 4 वोल्ट का। अब अगर मेरे को ये Q3 चार्ज फाइंड करना है, तो Q3 चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, हायर पोटेंशियल है 12 पे, लोअर पोटेंशियल है 4 पर, और अगर आप कैपेसिटेंस का वैल्यू देखोगे तो कितना है 2, तो Q3 का वैल्यू हम लिख देंगे 8 इंटू 2 16 माइक्रो कूलम का। फिर अगर मेरे को अगर लिखना है Q1 का वैल्यू, तो Q1 के प्लेस में क्या लिखेंगे 4 हायर पोटेंशियल 0 लोअर पोटेंशियल इंटू कैपेसिटेंस का वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा 8, और वही क्या हो जाएगा Q2 का वैल्यू भी वैसा ही हो जाएगा 8। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो चार्जेस यहाँ से आ रहे थे ऐसे, कितने चार्जेस आए 16 माइक्रो कूलम का चार्ज यहाँ पे एंटर करेगा, उसमें से 8 यहाँ पे चला गया 8 यहाँ पे चला गया, तो ये आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले क्लास में 1-2 करा दूंगा, लेकिन ज्यादा कराने का कोई सेंस नहीं है। अगर समझ में आना है तो इतने में आ जाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। इतना ही रहने देते हैं आज।